हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्लास 12 का 5वीं अध्याय वंशागति और विभिन्नता का सिद्धांत वंशागति और विभिन्नता का सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, जिसका मैंने भाग 9 तक पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग भाग 10 देखते हैं क्या होता है। नहीं, भाग 9 के अंतिम में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर। क्या पढ़ा था? क्रॉसिंग ओवर। आज हम लोग का जो पॉइंट है पढ़ने का, वो हम लोग का पॉइंट है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। हम लोग का जो पॉइंट है वो क्या है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो बात कर लेते हैं आज की पॉइंट पे। तो म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है? तो उत्परिवर्तन क्या है? किसी भी जीव शरीर में अचानक होने वाली परिवर्तन, किसी भी जीव शरीर में अचानक होने वाली परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? किसी भी जीव शरीर में अचानक होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? अब उत्परिवर्तन की बात की जाए साइंटिस्ट की, तो सर्वप्रथम इसे हुगो डी ब्रीज नामक साइंटिस्ट ने 1901 ईस्वी में नामक साइंटिस्ट ने 1901 ईस्वी में इसे बताया था। इन्होंने अपने प्रयोग में एक पौधे को लाए थे। किन्होंने? हुगो डी ब्रीज साहब ने अपने प्रयोग में एक पौधे को लाए थे, जिस पौधे का नाम था इवनिंग प्रीमिरोज। उस पौधे का क्या नाम था? इवनिंग प्रीमिरोज, जिसका बॉटनिकल नाम ओरिंथ्रा लेमारिकाना। किसका? तो इवनिंग प्रीमिरोज पौधा का बॉटनिकल नाम था। तो म्यूटेशन, हुगो डी ब्रीज साहब ने इस पौधे को अध्ययन किया। किस पौधे को? इवनिंग प्रीमिरोज को। इस पौधे को जब उन्होंने अध्ययन किया तो पता चला कि इसमें कई तरह का क्या होता है? गुण होता है। एक गुण लंबा वाला था, कुछ अलग पुष्प निकल गया, कुछ का अलग फल निकल गया, कुछ का अलग, मतलब अलग अलग प्रकार का इसका कैरेक्टर था, अलग अलग प्रकार का इसका जीन था। तो उन्हें अलग अलग प्रकार को जो लक्षण था, उस लक्षण को उन्होंने नाम दिया म्यूटेंट, उत्परिवर्तित। उसको नाम क्या किया? म्यूटेंट, उत्परिवर्तित। और उस प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा? म्यूटेशन। उस प्रोसेस को उन्होंने क्या किया? म्यूटेशन। आई बात समझ में? यानी किसी भी जीव शरीर में अचानक होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। इसे किस साइंटिस्ट ने बताया था? हुगो डी ब्रीज नामक साइंटिस्ट ने बताया था। किस ईस्वी में? तो 1901 ईस्वी में। इन्होंने पौधे पे अपना प्रयोग किए थे। जिस पौधे पे अपना प्रयोग किए थे उस पौधा का नाम क्या था? इवनिंग प्रीमिरोज। क्लियर? अब हम लोगों ने बात कर लेता हूं उत्परिवर्तन के प्रकार का। उत्परिवर्तन के प्रकार का। अब उत्परिवर्तन का जो प्रकार है वो अलग अलग टाइप से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आकार के आधार पे उत्परिवर्तन का प्रकार पढ़ रहे हैं। किसके आधार पे? तो आकार के आधार पे। आकार के जो आधार पे उत्परिवर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पे जो उत्परिवर्तन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लार्ज म्यूटेशन, बृहद उत्परिवर्तन। पहला क्या होता है? लार्ज म्यूटेशन, बृहद उत्परिवर्तन। बृहद उत्परिवर्तन कहने का मतलब जब जीव शरीर के बाहरी लक्षणों का, जब जीव शरीर में बाहरी लक्षण में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? बृहद उत्परिवर्तन। बाहरी लक्षण मतलब क्या? फिनोटाइप में। जब परिवर्तन किसमें होगा? जीव शरीर के फिनोटाइप में होगा, यानी बाहरी के गुण में उत्परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहेंगे? लार्ज म्यूटेशन, बृहद उत्परिवर्तन। जब जीव शरीर के बाहरी गुणों में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? लार्ज म्यूटेशन कहते हैं। लिखते चलिए, अच्छा रहेगा। दूसरी क्या होती है? स्मॉल म्यूटेशन, सूक्ष्म उत्परिवर्तन।
सूक्ष्म उत्परिवर्तन, यानी जब जीव शरीर के आंतरिक भागों में परिवर्तन होता है, जब जीव शरीर के आंतरिक भागों में परिवर्तन होता है, यानी जीनोटाइप में परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म उत्परिवर्तन। क्लियर? आकार के आधार पे दो प्रकार का उत्परिवर्तन। पहला बृहद उत्परिवर्तन, जब जीव शरीर में क्या हो, फिनोटाइप यानी बाहर के गुण में परिवर्तन होता हो। नहीं, दूसरा स्मॉल यानी सूक्ष्म उत्परिवर्तन, जब जीव शरीर के क्या हो, आंतरिक भाग यानी जीनोटाइप में परिवर्तन हो, तो क्या कहेंगे, स्मॉल सूक्ष्म परिवर्तन। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं दिशा के आधार पे। किसके आधार पे? दिशा के आधार पे, डायरेक्शनल, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल, दिशा के आधार पे। दिशा के आधार पे भी उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। दिशा के आधार पे भी उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी अग्र उत्परिवर्तन, और दूसरा होते हैं रिवर्स, रिवर्स म्यूटेशन यानी प्रतिलोम। दिशा के आधार पे भी म्यूटेशन दो प्रकार का। पहला मैंने क्या बात किया, अग्र म्यूटेशन, फॉरवर्ड उत्परिवर्तन, नहीं अग्र उत्परिवर्तन, यानी जब पौधों में चाहे जीवों में वन की ओर परिवर्तन होता है, किसकी ओर, वन की ओर परिवर्तन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्र उत्परिवर्तन। जैसे यानी कोई मटर का पौधा रंगीन, मटर का पुष्प क्या था, रंगीन था, वो क्या किसमें परिवर्तन हो गया, सफेद वाले में परिवर्तन हो गया, रंगीन से किसमें हो गया, सफेद वाला में परिवर्तन हो गया। तो वो इसी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, अग्र परिवर्तन। इसे परिवर्तन को मैं क्या कहेगा, अग्र परिवर्तन कहूंगा। क्या कहूंगा, अग्र परिवर्तन। दूसरा आता है क्या, प्रतिलोम परिवर्तन। क्या आता है, प्रतिलोम परिवर्तन। जब जीव शरीर में वन से इधर की ओर, कहने का मतलब क्या, जब वन से उत्परिवर्तन, कहने का मतलब सफेद पुष्प वाला जब रंगीन में कन्वर्ट, जब मटर का जो पुष्प था क्या था, सफेद था, जब वो क्या होगा, रंगीन में कन्वर्ट वाला परिवर्तन होगा, तो इसे वो क्या कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे। समझ में आया बात? हम लोगों ने आकार और दिशा के आधार पर देख लिया। अब उत्परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब उत्परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन। नहीं, पहला क्या होता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और दूसरा क्या होता है, जीन उत्परिवर्तन। तो हम लोग एक एक की बात कर लेते हैं। पहला बात करते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की। किसकी बात करते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में क्या होता है, जब किसी भी जीव के गुणसूत्र में, जब किसी भी जीव के गुणसूत्र में संख्या या संरचना में परिवर्तन होता है, जब किसी भी जीव के गुणसूत्र के संख्या या संरचना में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। जब किसी भी जीव शरीर के गुणसूत्र के संख्या या संरचना में परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहेंगे। है बात समझ में? अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र संख्या उत्परिवर्तन, पहला क्या होता है, पहला गुणसूत्र संख्या उत्परिवर्तन, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्लियर? दूसरा क्या होगा, गुणसूत्र संरचना उत्परिवर्तन, गुणसूत्र संरचना उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कितने प्रकार के,
दो प्रकार के, पहला गुणसूत्र संख्या उत्परिवर्तन, दूसरा गुणसूत्र संरचना उत्परिवर्तन। नहीं तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले वाले की, गुणसूत्र संख्या उत्परिवर्तन की। देखिए थोड़ा इसमें टाइप्स बहुत अधिक है, इसलिए ABC भी कर सकते हैं। क्लियर? तो गुणसूत्र संख्या उत्परिवर्तन क्या होता है? जब गुणसूत्र के संख्याओं में परिवर्तन होता है, जब जीव शरीर के गुणसूत्र के संख्याओं में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र संख्या उत्परिवर्तन। क्या बोले? गुणसूत्र संख्या उत्परिवर्तन को गुणसूत्र संख्या उत्परिवर्तन, गुणसूत्र संख्या उत्परिवर्तन। यानी जब गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन हो, जब गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र संख्या उत्परिवर्तन। क्लियर? ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं? यूपोलाइडी, यूपोलाइडी हिंदी में इसको कहते हैं स्वगुणिता। दूसरा होता है ए न्यूपोलाइडी, ए न्यूपोलाइडी, अस्वगुणिता। गुणसूत्र की जब संख्या में परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे? गुणसूत्र संख्या उत्परिवर्तन। उसे क्या कहेंगे? गुणसूत्र संख्या उत्परिवर्तन। ये भी दो प्रकार के, यूपोलाइडी और पोली, ये न्यूपोलाइडी, सुगुणिता और असुगुणिता, असुगुणिता। क्लियर? अब हम लोग पहले की बात कर लेते हैं, किसकी? यूपोलाइडी की बात कर लेते हैं, यूपोलाइडी की बात कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब जब गुणसूत्र में, जब गुणसूत्र के अगुणित संख्या में परिवर्तन होता है, जब गुणसूत्र में अगुणित सूत्र के संख्या के बराबर परिवर्तन होता है या अगुणित संख्या में परिवर्तन होता है, उसे को क्या कहते हैं? यूपोलाइडी, सुगुणिता। फिर से समझिए, जब गुणसूत्र के अगुणित गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन होता है, नहीं या तो कहेंगे जब गुणसूत्र के मूल रूप से परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे? स्वगुणिता। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। जब गुणसूत्र के अगुणित संख्या के बराबर परिवर्तन, जैसे अगुणित क्या होता है? n, जब इसमें परिवर्तन होगा तो क्या होगा? 2n होगा, 3n होगा, 4n होगा, 5n होगा। क्लियर? यानी जब गुणसूत्र में परिवर्तन होगा, गुणसूत्र में परिवर्तन क्या होगा? अगुणित संख्या में परिवर्तन होगा। यानी हम लोग का अगुणित कितना होता है? 23, परिवर्तन क्या होगा? 46, फिर 46 में कितना क्या होगा? 23, फिर बढ़ेगा, फिर उसमें 23 बढ़ेगा, फिर उसमें 23 बढ़ेगा। मतलब से आलू की बात करिए 20, तो फिर क्या वृद्धि होगा? तो 30, फिर वृद्धि होगा तो 40, फिर वृद्धि होगा तो 50। यानी अगुणित संख्या के बराबर यदि वृद्धि होता है तो इसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? सुगुणिता कहेंगे। उसे परिवर्तन क्या कहेंगे? सुगुणिता कहेंगे, यानी यूपोलाइडी कहेंगे। क्या कहेंगे? यूपोलाइडी कहेंगे। जब गुणसूत्र की दुगुनी होती है, जब वृद्धि क्या हो? दुगुनी हो तो डायपोलाइडी। नहीं, जब तीन गुनी होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइपोलाइडी। जब चरगुनी वृद्धि होती है तो टेट्रापोलाइडी। जब पचगुनी वृद्धि होगी तो पेंटापोलाइडी। छगुनी होगी तो हेक्सा। इसी प्रकार से जब अधिक वृद्धि होगी तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीपोलाइडी। क्लियर? जब गुणसूत्र में तीनगुनी वृद्धि होगी तो ट्राइपोलाइडी, चरगुनी वृद्धि होगी तो टेट्रा, पचगुनी होगी तो पेंटापोलाइडी। नहीं, इसी प्रकार जब अधिक वृद्धि होगी, अधिक परिवर्तन होगी तो हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीपोलाइडी। क्या कहेंगे? पॉलीपोलाइडी। क्लियर? अब दो पॉइंट और समझिए। जब गुणसूत्र समान रूप से वृद्धि करती है, जब गुणसूत्र में समान रूप से परिवर्तन हो, जब गुणसूत्र में क्या हो? समान रूप से परिवर्तन हो, जैसे गुणसूत्र ए है, इसमें जब परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? ए वृद्धि करके ए हो गया, फिर ए हो गया। यानी समान रूप से परिवर्तन होता है, इसे ऑटोपोलीपोलाइडी बोलते हैं। ऑटोपोलीपोलाइडी, ऑटोपोलीपोलाइडी। हिंदी में स्वगुणिता, स्वगुणिता। जब
गुणसूत्र में क्या हो, समान रूप में अधिक बार हो, समान रूप में अधिक बार हो। जब एक ही क्रोमोजोम चाहे एक ही गुणसूत्र अधिक बार हो तो क्या होगा, इसे ऑटो पॉलीपोलाइडी कहेंगे, स्वगुणिता कहेंगे। क्लियर। जब दो भिन्न गुणसूत्र अधिक बार उत्परिवर्तित होता, अब दो गुणसूत्र क्या हो रहा, एक बार समान रूप से परिवर्तन हो रहा है, दो गुणसूत्र एक बार क्या हो, समान रूप से परिवर्तन हो रहा है। जैसे ए बी गुणसूत्र है, जब परिवर्तन होकर वृद्धि कर रहा है तो क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है, ए बी बना रहा है, ए बी बना रहा है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग एलो पॉलीपोलाइडी कहते हैं, एलो पॉलीपोलाइडी। इसे हिंदी में परसुगुणिता, परसुगुणिता। क्लियर, आया समझ में बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन का दूसरा भाग, गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन का दूसरा भाग। दूसरा भाग हम लोग का क्या था, ए न्यू पोलाइडी, ए न्यू पोलाइडी, ए न्यू पोलाइडी यानी सुगुणिता, हिंदी में सुगुणिता, ए न्यू पोलाइडी। क्लियर। अब क्या है देखिए, ए न्यू पोलाइडी किसे कहते हैं, जब द्विगुणित गुणसूत्र में, जब डिप्लॉयड गुणसूत्र सेट में क्या हो, एक या दो गुणसूत्र की कमी या एक या दो गुणसूत्र की वृद्धि। जब डिप्लॉयड गुणसूत्र में क्या हो, एक या दो गुणसूत्र की वृद्धि या एक या दो गुणसूत्र क्या हो, कमी हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ए न्यू पोलाइडी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए न्यू पोलाइडी कहते हैं। ये भी दो पार्ट में बटे होते हैं, ये भी दो पार्ट में बटे होते हैं। पहले क्या होते हैं, हाइपोपोलाइडी, हाइपोपोलाइडी, हाइपोपोलाइडी। हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम। जब द्विगुणित गुणसूत्र सेट में, जब द्विगुणित गुणसूत्र सेट में एक या दो गुणसूत्र की कमी हो, एक या दो गुणसूत्र की कमी हो, उसे क्या कहेंगे, हाइपोपोलाइडी। उसे क्या कहेंगे, हाइपोपोलाइडी। ये भी दो टाइप से इसको लिखते हैं। क्लियर। जब पहला क्या, मोनोजोमी, दूसरा नलीजोमी, हाइपो में क्या बोले थे, गुणसूत्र सेट में एक या दो गुणसूत्र की कमी हो, उसे क्या कहेंगे, मोनोजोमी। नहीं, जब गुणसूत्र एक की कमी, जब डिप्लॉयड गुणसूत्र सेट में क्या हो, एक गुणसूत्र की कमी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोजोमी। डिप्लॉयड को किसे लिखते हैं, 2n, और एक गुणसूत्र की कमी हो रही है तो 2n-1, तो इसे किसे डिनोट करेंगे, 2n-1 से डिनोट करेंगे। क्लियर। जब गुणसूत्र सेट में, जब गुणसूत्र सेट में दो गुणसूत्र की कमी होती है तो इसे क्या कहते हैं, नलीजोमी का। इसे क्या कहते हैं, नलीजोमी, 2n-2। बात की जाए डिनोट की, इसे 2n-1 से डिनोट करेंगे, इसे 2n-2 से डिनोट करेंगे। क्लियर, ये था पहला। और दूसरा इसका होता है हाइपरपोलाइडी, हाइपरपोलाइडी, हाइपरपोलाइडी। हाइपर मतलब हाइपर मतलब अधिक। जब द्विगुणित गुणसूत्र में, जब द्विगुणित गुणसूत्र में एक या दो गुणसूत्र की क्या होती है, वृद्धि होती है, एक या दो गुणसूत्र क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे क्या कहेंगे, हाइपरपोलाइडी। उसे क्या कहेंगे, हाइपरपोलाइडी। इसे भी तीन तरह से दिखाया जाता है, इसे भी तीन तरह से दिखाया जाता है। पहले को क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। पहले को क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। जब गुणसूत्र में, हाइपर को भी तीन प्रकार से, पहले ट्राइजोमी, जब गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो, जब द्विगुणित गुणसूत्र में क्या हो, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो, 2n+1 एक गुणसूत्र की वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं, ट्राइजोमी। क्या कहेंगे,
ट्राइजोमी। दूसरा क्या होता है? डबल ट्राइजोमी। डबल ट्राइजोमी नहीं, डबल ट्राइजोमी कहने का मतलब जब गुणसूत्र में एक गुण परिवर्तन हुआ फिर एक गुण परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं, जब द्विगुणित गुणसूत्र में क्या हुआ, एक गुणसूत्र परिवर्तन हुआ फिर एक गुणसूत्र परिवर्तन हुआ, तो उसे को हम लोग क्या कहेंगे? डबल ट्राइजोमी। इसे 2n + 1 + 1। फिर अगला क्या था? टेट्राजोमी। अगला क्या है? टेट्राजोमी। टेट्राजोमी कहने का मतलब जब द्विगुणित गुणसूत्र में, जब द्विगुणित गुणसूत्र में दो गुणसूत्र की वृद्धि होती है। कितने गुणसूत्र की वृद्धि होती है? दो गुणसूत्र की वृद्धि होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राजोमी। यानी 2n + 2। 2n + 2। आई बात समझ में? थोड़ा टाइप्स वाला चीज है, इसलिए आपको थोड़ा समझ में क्या हो, तकलीफ होता हो नहीं तो, लेकिन बार बार वीडियो को देखिए तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो इसके आगे हम लोग देखेंगे नहीं।